तो भाइयों एक बात बता दूं आपको, पॉलिटी पढ़ाने से पहले देखो, नॉर्मल तरीके से तो सब पॉलिटी पढ़ा देते हैं। बट द थिंग इज दैट अगर मैं इन चीज़ों से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊं तो उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा, आप बताइए। साथियों, मैं पहली बात तो ये बता दूं, मैं दूसरा चैप्टर क्यों ओपन कर रहा हूं, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। और फैक्चुअल डाटा हमारा दिमाग ना पढ़ नहीं पाता है, आई मीन याद नहीं कर पाता है। और हमारे दिमाग की क्या एक वर्किंग प्रोसेस है, वो फैक्चुअल डेटा को याद ही नहीं कर पाता। देखा जाए तो फैक्चुअल डेटा हमारा दिमाग ज़्यादा तरीके से रिमेंबर नहीं कर पाता है भाई चीज़ों को। मतलब याद करने की कोशिश करो तब भी याद नहीं होता। और हमारा दिमाग क्या याद करता है? स्टोरी। भाई एक स्टोरी सुना दो कोई तगड़ी सी, पूरा चैप्टर वही में कवर करवा दो, उस स्टोरी में सारा चैप्टर कवर करवा दो, और वही स्टोरी हम याद कर लेंगे, चैप्टर भी याद हो जाएगा। आई नो पूरी स्टोरी किसी चैप्टर की नहीं बन सकती है, बट कुछ पॉइंट्स तो बन सकते हैं। उन पॉइंट्स को स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करके मैं आपको आज बताता हूं। मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर हम करेंगे सबसे एंड में, पूरा ए टू जेड पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, देन उसके बाद फर्स्ट चैप्टर। देखिए जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, उसके हिसाब से चलिए आप। मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूं, डेफिनेटली आप यूपीएससी लेवल का तो आप फोड़ नहीं पाओगे, बट मैं एक एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आप यूपीएससी लेवल के बच्चे से ना क्वेश्चन कर पाओगे, उससे कभी पीछे नहीं हटोगे क्वेश्चन में। बट वो थोड़ा डिटेल में जानता होगा, आप थोड़ा कम डिटेल में जानते होंगे, समझ रहे हो। वैसे मैं ये नोट्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वाले जो नोट्स हैं, ये नोट्स पूरे यूपीएससी लेवल के हैं। आप पूरा मेंस लिख लीजिए, प्री निकाल लीजिए, सब लेवल का ये पूरा नोट्स है, ठीक है। बट हम इनमें से कुछ चुनिंदा चीज़ों को डिसाइड करेंगे, आई मीन पढ़ेंगे, और उसी से हम अपने पूरे पेपर निकालेंगे। लाइक एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, ऐसे सीजीएल है ना, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है। यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पूरा ए टू जेड यहाँ से कवर कर लेंगे। कितने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते होंगे एसएससी में, सीएचएसएल में, या फिर जितने भी कौन सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें जितने भी क्वेश्चन आते होंगे, सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं किसमें, आज की वीडियो में। तो हम पहले क्या बात करेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर आप बोल रहे हो कि आप दूसरों की तरह नहीं पढ़ाओगे, तो भाई आप तो सिंपल सा यहाँ पे देख देख के पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, लोगों मैं दिखा देता हूँ। मैं इससे नहीं पढ़ाने वाला आपको। ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, मैं इसलिए स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, जिस बच्चे को यूपीएससी लेवल का पढ़ना हो उसके लिए ये चैप्टर का पूरा डिटेल्ड में यहाँ पे यूपीएससी लेवल का है। बट अपने को क्या है, अपने को यूपीएससी लेवल तक नहीं जाना ना भाई, थोड़ा सा कम आना है। तो मैं आपको सिंपली मैं आपके अपनी नोट्स दिखाने वाला हूँ। देखिए मैं नोट्स दिखा देता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं। तो अब हम बात करें किसके बारे में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। क्या है, हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ अपने। ये देखिए, जब देख पा रहे हो ना, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं किसके, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पहला वर्ड क्या होता है, एम एन रॉय। एम एन रॉय, भाई ये नाम तो भूलने का ही नहीं है। ये नाम जहां भी आपको दिख जाए आपको याद आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1934। ठीक है। सबसे पहली आवाज उठाई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। ये देखिए मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख पा रहे हो आप। सबसे पहली आवाज उठाई थी किसने, एम एन रॉय ने उठाई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की उठाई थी। ठीक है। एक साल तक अंग्रेजों ने इनकी आवाज को सुना ही नहीं, नकार दिया। ठीक है, अंग्रेज सुनते रहे कि भाई कुछ तो कोई बोल रहा है, मतलब एकदम से नकार दिया पूरी आवाज को। देन उसके बाद 1935 में आईएनसी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म में कभी कभार आ जाती हैं क्वेश्चंस। ठीक है। इन्होंने ऑफिशियली डिमांड की थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, ऑफिशियली डिमांड। ठीक है। पहले नॉर्मल अपन बात करते थे, आई मीन अंग्रेजों के सामने बोलते थे, एम एन रॉय एक साल तक बोलते रहे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, आवाज़ उठी भी थी। ठीक है। उसके एक साल बाद एक ऑफिशियली आवाज़ उठी थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाई थी। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में उसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष, कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ये हमारे क्या हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। आपको मैं एक और चीज महत्वपूर्ण बता दूं, जब ये आवाज उठा रहे थे 1935 में, इन्होंने आवाज उठाई 3 साल तक, 3 साल तक अंग्रेज, जो कि अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं सुना इनका, ना आए देखा ना वाए देखा, जो मन में किया करते गए, करते गए। उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई कि इंसान क्या बोल रहा है, आप इसकी, मतलब अपने ही देश में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं समझी उन्होंने। देख रहे हो ना आप,
इस तरीके की चीज़ें हमने झेली हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता चल गया, ठीक है 3 साल तक नहीं कर रहे काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत हो गया तानाशाही। अब फाइनली 3 साल तक अंग्रेजों ने इन चीज़ों को टालते रहे। 3 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता भी दूंगा, इससे जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन भी आता है। पहले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम? तो क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के पहले क्या हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छी तरीके से बात उठाई। देखो आपको पता है सिंपली, यहाँ पे इन पे पैसा तो था ही बहुत, ठीक है, रुतबा भी बहुत था, रुतबा बहुत था, ठीक है, और साथ में इनके लोग भी थे। समझ रहे हो ना? जब ये 3 चीज़ें पावर में आ जाती हैं ना, तो आपको मैं बता दूँ इंसान की आवाज़ सुनी जाती है, ठीक है? ये 3 चीज़ें जब पावर में होती हैं, तो इंसान की आवाज़ सुन ली जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ सुनी गई थी 1938 में, जो कि 3 सवाल याद रखना है। 1934 याद आ रहा है कुछ? एमएन रॉय 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद करो, मैं साथ में याद कराऊँगा, ठीक है? पूरा रिवीजन देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा फिर रिवीजन पे आऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा फिर रिवीजन पे आऊंगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा फिर रिवीजन पे आऊंगा। रिवीजन इतना करवा दूंगा कि आप सिर्फ वीडियो देख लेना, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख लेना। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लिख के दावा करता हूं इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं यूपीएससी तक का दावा कर रहा हूं इसमें तो, ठीक है। तो सिंपल है, 1934 एम एन रॉय ने पहली आवाज उठाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मैं स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। फिर स्टोरी में आपको पता है 20% भी याद आ गया ना आपको, 20% भी स्टोरी में से, तो आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है स्टोरी में बना चना के बोलूंगा, मेरे कुछ वर्ड्स हैं जो कि फिक्चुअल, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेरे वर्ड्स की ज़्यादा अहमियत मत समझना उसमें, स्टोरी में मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा जो दूंगा ना उसमें अहमियत समझना। मैं स्टोरी अपने मन से बनाता हूँ, ओके। मेरे मन की जो स्टोरी मैं बना रहा हूँ उसको रियलिटी में बिल्कुल मत मानना, ओके। 1938 में उनकी आवाज उठा दी गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बोला कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे और बनाने के साथ साथ क्या करेंगे, उसमें हम अपने सदस्य हमारे द्वारा ही चुने जाएंगे और चुने जाने के साथ साथ आपका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। आप अंग्रेजों का हमने बहुत अत्याचार सह लिया, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, सब कुछ करेंगे भी, अपने अध्यक्ष बिठाएंगे भी, अपने सदस्यों को अपने द्वारा चुन के भेजेंगे, आपका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो सिंपली मैंने ये जो लाइन लिखी है ना, आप देख रहे हो, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे भी और उसमें तुम अंग्रेजों का कोई रोल नहीं रहेगा और हमारे द्वारा ही सदस्य चुने जाएंगे और द्वारा सब काम होंगे, मतलब हमारे द्वारा सारे काम होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं लाइन में लिखता हूँ, मेरे ऐसे ही होते हैं हैंड रिटन नोट्स। मुझे पता है आप बोलोगे सर कुछ भी लिखते जाते हो। देखो, याद करने का तरीका होता है, हर हर इंसान का एक तरीका होता है याद करने का। कुछ बंदे होते हैं पूरा रट्टा मार देते हैं, ठीक है। रटंत विद्या बहुत अच्छी है, मैं तो बता रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, रटंत विद्या बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लोग बोलते थे बचपन में रटंत विद्या बेकार होती है, फलती नहीं है भाई रटंत विद्या। मैं आपको बता दूं पॉलिटी में यहाँ पे रटंत विद्या बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर आपको रटंत विद्या नहीं, मैं स्टोरी बता तो रहा हूँ, 3 साल तक कुछ नहीं सुना इनकी बात। 3 साल के बाद बोला कि भाई पैसा है रुतबा है, मैं बोलूंगा मेरी आवाज सुनेंगे, बिल्कुल सुनी, बिल्कुल सुनी। बट दिक्कत क्या हो गई, एक दिक्कत आ गई। आपको पता है कोई भी बढ़िया काम करने गए थे जब ये लोग, जब भी आजादी से समय से थोड़ा सा पहले, तो कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। आपको मैं बता दूं कौन सी अड़चन आ गई। 1939, कुछ याद आ रहा है? वर्ल्ड वॉर कहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर याद आ रहा है? ठीक है, याद आ गया होगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर हो गया था, सेकेंड वाला, जो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1944 तक चला था, ठीक है। आवाज तो काफी दम से उठाई थी, मानना पड़ेगा भाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने आवाज काफी दम से उठाई थी। बट वर्ल्ड वॉर आ गया। जब वर्ल्ड वॉर आ गया तो आपको पता है अंग्रेज बात तो सुनना चाहते ही नहीं थे। तो अंग्रेज बात नहीं सुनना चाहते, उन्हें मौका भी मिल गया। आपको पता है पूरा A to Z बना बनाया मौका मिला है उनको, पूरा फायदा उठाने वाले हैं इसका। तो इनकी आवाज को सुना ही नहीं फिर, ठीक है, थोड़ा सुन लिया गया, ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे, ठीक है, आपने बोल दिया हम बिल्कुल सुनेंगे आपकी बात। बट 1939 वर्ल्ड वॉर आ गया। अब आपको पता है कोई नहीं बात सुनने वाला वर्ल्ड वॉर में। अब इनको लोग चाहिए थे, लोग चाहिए थे ना इनको। तो पहले तो इन्होंने सर अगस्त ऑफर, 1 अगस्त ऑफर आया था, ठीक है, याद करना है आपको अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर पूरा A to Z ढंग से याद करना है। सर अगस्त एक नाम था एक बंदे का, जो कि यहाँ पे मैनेजर वगैरह, जनरल मैनेजर की पोस्ट लेके बैठा था इंडिया में, ओके, ठीक है। आवाज तो काफी दम से उठाई थी, यही मैंने लिखा है, देखिए 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गया और फिर अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ, ओके। 1940 में क्या हुआ था, सर अगस्त ऑफर, ये देखिए ये नाम लिखा ही था, सर अगस्त,
यहाँ पे ऑफर आया, यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि हमको भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मतलब हमारे जो उतने जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और आप ले लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, इन सारे लोगों ने मिलकर बोला हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए भाई। तो अगस्त ने बोल दिया, सर अगस्त, ठीक है, उन्होंने बोल दिया ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड मान ली गई। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 मिलियन का मैं मतलब मालिक हो गया, 2 मिलियन सब्सक्राइबर का मैं मालिक हो गया, तो हो गया क्या? नहीं भाई, मुंह से ही तो बोल दिया मैंने, पर रियलिटी में तो डिफरेंट है भाई। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, मुंह से बोल दिया ठीक है, डिमांड आपकी मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते गए, आपको पता है वर्ल्ड वॉर खत्म भी होने वाला था, वर्ल्ड वॉर 1944 में खत्म होने वाला था ना, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आप समझ गए होंगे। देन उसमें वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लोग चाहिए थे। अब आपको पता है सबसे ताकतवर किसकी आर्मी, आपको पता ही होगा, इंडियन आर्मी भाई सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इंडियन लोग सबसे ज्यादा ताकतवर है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए थे, इनको लोग चाहिए थे, और सबसे ज्यादा ताकतवर इंडिया में लोग थे। और इंडिया को तब उस समय कौन हैंडल कर रहा था, हैंडल मतलब हैंडल, मेरी एक स्टोरी है ये, हैंडल वैसे नहीं कर रहे थे, नॉर्मल मैं अपनी स्टोरी बना रहा हूँ, तो प्लीज 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 इसको रियलिटी मत मान लेना, ओके। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी जी पूरे देश को एक तरीके से चला रहे थे, आपको पता है भाई, राष्ट्रपिता थे, वो उनको उपाधि बाद में मिली है मुझे पता है, बट कोई नहीं, हम मान लेते हैं राष्ट्रपिता थे, तो पूरे देश को चला रहे थे, ठीक है। तो उनकी बात लोग सुन रहे थे, पूरे इंडिया उनकी बात सुन रहा था। तो आपको पता है कोई भी अगर वहां से जनरल मैनेजर आएगा, वहां से ब्रिटेन से भेजा हुआ इंडिया में अगर कोई आएगा, और इंडिया के लोगों को एकजुट करना चाहेगा, तो सबसे पहले किसके जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी। आपको पता है एमबीए पढ़ते समय लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी किसमें थी, महात्मा गांधी जी में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे महात्मा गांधी जी को बोला गया स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा, वो वहां पे आए थे महात्मा गांधी के पास, तो उनसे बोल दिया आप हमें लोग दे दीजिए, उसमें वर्ल्ड वॉर में लोगों की जरूरत है, और इंडिया के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो महात्मा गांधी जी से बोल दिया कि आप हमें लोग दे दीजिए, ताकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में थोड़ा हमें मदद हो सके, ठीक है। महात्मा गांधी भी चालाक थे, महात्मा गांधी ने बोला ठीक है ठीक है, हम लोग दे देंगे, लोग पूरे दे देंगे, जितने चाहेंगे आप दे देंगे, मैं लोगों से बोलूंगा और वो पक्का जाएंगे आपकी सेना में भर्ती होने के लिए एक तरीके से। तो ठीक है, यहाँ से भर्ती होने के लिए गए, बट उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने बोला भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934, एमएन रॉय पहली आवाज उठाई थी, इतने साल बीत गए, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो भाई, अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। बीच में किसने आवाज उठाई थी 1938 में, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाई ये सारी चीजें आपको रिवीजन करनी पड़ेंगी तब याद रहेंगी, मेरे को कैसे याद है, मेरे को पूरा ढंग से रिवीजन है भाई, ए टू जेड चीजों का रिवीजन है, डेट्स वाई मैं ये चीजों को रिमेंबर कर पा रहा हूँ। तो आपको भी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी ऐसे ही मेरी तरह। तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी ने डिमांड रख दी, देखो मैं बंदे भेज दूंगा, मैं बंदे भेजने का, आपको क्या करने का, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, ठीक है। तो वो बोला ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स जो भी था, वहां पे वो मैनेजर था, जनरल मैनेजर यहाँ पे इंडिया का जो मैनेजर, ठीक है, तो गवर्नर जनरल बोलते हैं, तो वहां पे ये थे इंडिया में। तो आपको पता है महात्मा गांधी जी ने इनसे बोल दिया किसके लिए, आप हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो, हम आपको बंदे भेजेंगे। तो ठीक है, जाते रहे लोग, लोग जाते रहे, ठीक है, यहाँ से इंडिया से लोग जाते रहे, बहुत सारे लोग हुए, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1944 में। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा है फिर 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ओके। देन उसके बाद जब ये लोग ज़्यादा बोल रहे थे, मतलब वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, आप हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे, हमने आपकी सारी डिमांड मान ली, आप तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो भाई। तो इन्होंने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, तानाशाही नहीं चलेगी, अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, अब बहुत हो गया, हम तब से करते आ रहे हैं, आप हमारी एक बात नहीं मान रहे हो यार, ये ऐसे थोड़े ना होता भाई, है ना, इतनी सालों से बोल रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के ही दे दो यार। तो यहाँ पे ये सारी बातें ब्रिटेन की जो भी वहाँ पे रानी थी, तो उन तक पहुँच गई, तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है, हम आपकी एक मीटिंग करा देंगे, किसके साथ, ए बी एलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मीटिंग एक तरीके से, इनकी मीटिंग हुई थी गुप्त मीटिंग, एक तरीके से मतलब ऐसे ही नॉर्मल मीटिंग हो गई थी, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे जो स्टैफर्ड क्रिप्स, यहाँ पे मुस्लिम लीग यहाँ पे मानी नहीं थी, ओके, स्टैफर्ड क्रिप्स में। जब आप महात्मा गांधी से ये ऑफर लेके आए थे स्टैफर्ड क्रिप्स, तब वहाँ पे मुस्लिम लीग क्या थी, वहाँ पे थोड़ा मना कर दिया था कि नहीं नहीं, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इसलिए याद रखनी, इसीलिए मैं वापस आया हूँ, आप देख रहे हो ना, मैं आगे क्या फिर वापस आए, आगे क्या फिर वापस आए, इससे रिवीजन हो जाता है। और मुस्लिम लीग वाला कॉन्सेप्ट अब आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं बीच में पूरा पढ़ा के देन उसके बाद वापस आया हूँ मुस्लिम लीग पे, इसीलिए क्योंकि आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बीच में इसी को पढ़ा देता तो आप पक्का भूल जाते, आपको पता रहना चाहिए भाई, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हैंडल करो, ओके।
1944 ओके, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था। फिर इन्होंने दो लोग भेजे थे, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे मीटिंग हुई, देन उसमें मीटिंग में क्या हुआ, इन दोनों लोगों ने पता नहीं क्या बोला ऐसा, आई डोंट नो, मुस्लिम लीग मान गई, मुस्लिम लीग मान गई। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि कैबिनेट मिशन प्लान बनाओ। इन लोगों से बोल दिया, किससे, मतलब अपने जो भी लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उन लोगों से क्या बोल दिया कि कैबिनेट मिशन प्लान बनाओ, सीएमपी। ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है, हम बना देंगे, हम आपको दिखा देंगे। तो इन्होंने बोला कोई मीटिंग वीटिंग रख दो भाई, कोई डेट वेट दे दो यार, तभी तो कैबिनेट मिसाइल जो भी हमारा कैबिनेट मिशन प्लान होगा हम आपको शो कर पाएंगे। भाई कोई डेट तो स्पेसिफिक दो। आप बोल रहे हो हर बार की तरह, पिछली बार की तरह बोल रहे हो आप एक तरीके से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने, ना कोई डेट दी, ना कोई तारीख दी, ना कोई, भाई कुछ तो वारंट दे दो भाई, कुछ तो प्रूफ दे दो। एक तरीके से कोई बंदा अगर गाड़ी की सर्विस करवाने जाता है, उसको भी प्रूफ मिल जाता है पर्ची, ताकि गाड़ी उसकी रहे। ऐसा कुछ प्रूफ तो दे दो भाई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। ऐसा कोई प्रूफ देने के लिए ये लोग तैयार ही नहीं थे। बट इन्होंने बोला भाई भरोसा रखो, मैं आपको डेट देता हूँ। तो इन्होंने क्या दिया, एक डेट दिया। अब यहाँ पे मीटिंग की सिलसिला शुरू होता है। अब मीटिंग की सिलसिला शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, वापस चलते हैं, रिवीजन करके आते हैं, देन उसके बाद मीटिंग पे करेंगे स्टार्टिंग। चलिए यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस में क्या कहा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पता था। ठीक है, पहला 1934 में एम एन रॉय ने पहली आवाज उठाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके एक साल बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आवाज उठाई थी। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में इसकी स्थापना हुई है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है, डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इतनी बात होगी हमारी, इतनी 1934 से 1935 में आवाज होगी। ऑफिशियली डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में किया। 3 साल तक कुछ सुनवाई नहीं होती। 3 साल के बाद जब ऐसा लगा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि भाई बहुत ज़्यादा सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही, तो इन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई। एंड देन ज़ोर से आवाज़ उठाने के साथ साथ इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, उसमें हम अपने लोग भरेंगे, अपने द्वारा ही करेंगे, आपका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, 1938 में, आपको पता है 1940 में फिर अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू, मतलब 1939 में फिर वो वर्ल्ड वॉर हो गया था ना, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ नहीं सुनी थी, आवाज़ नहीं सुनी थी, तो इन्होंने उनको नकार दिया एक तरीके से। ठीक है, 1940 में सर अगस्त ऑफर आया उनको, भाई बंदों की ज़रूरत थी, तो वो बोले ठीक है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवा देंगे। ऊपर से मुंह से डिमांड एक्सेप्ट है, 1 अगस्त ऑफर, मुंह से डिमांड एक्सेप्ट। ओके, तो वर्ल्ड वॉर आए। ठीक है, उसमें से स्टेपर्ड क्रिप्स को लोग चाहिए थे। आपको पता है सबसे शक्तिशाली लोग भारत के हैं, भारत के लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इनको स्टेपर्ड क्रिप्स को ऐसा लगा, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक जो बंदे थे, आपको पता है महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी मतलब एकता करते थे एक तरीके से। ठीक है, तो स्टेपर्ड क्रिप्स लोग हैं, इनको मैं बोलूंगा तो ये भारत में कुछ बंदों को, मतलब भारत के कुछ बंदों को मेरे को दे देंगे, और वहाँ पे थोड़ा लड़ने में थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। तो आपको पता है सिंपल सा यहाँ पे एक ऑफर रखा था, और ऑफर में महात्मा गांधी जी ने डिमांड यहाँ पर रख दी थी। और वो डिमांड क्या थी कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट, वो सॉरी, हम बंदे दे देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल बना देंगे। बट यहाँ से भी इनकी बात नहीं सुनी गई थी। तो 1946 में, ये देख रहे हो 1946, ये आप देख पा रहे हो ना, 1946 में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ये लोग। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद इन्होंने बोला, गवर्नर जनरल का वहाँ पे पहुँचे, उनसे बोला, माउंट बेटन हुआ करते थे उस समय, तो वहाँ पे जाके बोला कि हमको भैया आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो वहाँ से ब्रिटेन की राज, मतलब जो भी महारानी थी, उन्होंने बोला कि 2 बंदे भेज रहे हैं वहाँ, 2 बंदे भेज रहे हैं वहाँ से, आप मीटिंग कर लीजिएगा। तो मीटिंग के लिए 2 बंदे कौन कौन से भेजे, आपको 2 नाम याद रखने की जरूरत है। लॉर्ड पैट्रिक, ये देख रहे हो ना यहाँ पे 2 नाम, लॉर्ड पैट्रिक और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 2 नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो। इन दोनों की क्या हुई थी, यहाँ पे ब्रिटेन से पहली बार कितने 2 बंदे भेजे थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। आपको ये नाम कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई आपने सुना है, तो आप वहाँ से भी नाम याद कर सकते हो, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, वहाँ से भी आप नाम याद कर सकते हो। ओके, 2 बंदे कौन कौन से भेजे गए थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, आप सीधा का सीधा लॉरेंस बिश्नोई याद कर लो। ओके, ए वी अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, और लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, 1934 एम एन रॉय, याद आ रहा है, 1935 आईएनसी। मैं आपको बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक चैप्टर आपको पूरा ढंग से याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के लिए बोल दिया था इन्होंने, जो कि मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग में आते हैं, चलो पहली मीटिंग से स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ से करेंगे, पहली मीटिंग। ठीक है, यहाँ पर पहली मीटिंग हुई, बहुत सारे लोग जुड़े, एक हॉल में पहुंचे। कोई हॉल रहा होगा, कोई भी, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा स्पेसिफिक हॉल है, कोई रहा होगा, उस हॉल में जुड़े, उस हॉल में बहुत सारे लोग आए। ठीक है, वहां पे 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। आपको याद क्या करना है, 9 2 11 2 13, 9 2 11 और 13,
ये 3 डेट आपको याद रखनी है मीटिंग की। किसके लिए? कैबिनेट मिशन प्लान के लिए। ये 3 डेट को याद रखना है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में आपको ये 3 डेट को महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा सहयोग देना पड़ेगा इनके ऊपर। ओके? और आपको एक और बेसिकली छोटी-छोटी चीज़ें बताता जाऊँगा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल यूके, उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से निकला था। ये याद रखना है आपको। ओके? ठीक है, यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। वहाँ पे क्या हुआ, एक लीडर, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब आप बताओ मेरे सामने आप लोग हैं, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछूंगा भैया भैया कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अब सबरे लोग, वहां से लड़कियां उठ गई, राइट से लड़के उठ गए, पीछे से भाई और भी लड़के उठ गए, पीछे से और भी लड़कियां उठ गई। अब सब बोल रहे हैं सर वो क्वेश्चन 4, सर वो क्वेश्चन 5, सर वो क्वेश्चन 6, सर वो क्वेश्चन 7, सर वो क्वेश्चन 8। अब भाई मैं इतने लोगों को एक संग से ऐसे करता रहूंगा, तो अंग्रेज भी ऐसे ही कर रहे थे भाई। यहाँ पर ये लोगों की इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर चुकी थी, भाई सारी चीज़ें खोल के रख दें क्या आपके सामने। तो सब लोग बोल रहे थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, ये सारे लोग बोल रहे थे। और उन्होंने डिसाइड किया, अंग्रेजों ने, देखो ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे, पूरा डिटेल्ड में सुनेंगे भाई, पूरा। और डिटेल्ड में सुनने के साथ साथ हम आपके जो बातों का ना अहम अहम मुद्दे भी उठाएंगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे कानों तक सिंपल एक साफ साफ आवाज तो आए भाई, तभी तो हम आपकी बात को सुन पाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं भाई, ये एकदम बात सही कह रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, जुट में आए, ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया भाई किसको बनाए, किसको 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 क्या बनाए। तो यहाँ पर नाम उठा था किसका, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, ठीक है। पहले के ज़माने में बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, अभी भी देनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन थे, ओल्डेस्ट पर्सन, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये आप देख रहे हो, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये कितने सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन थे। वहाँ पर आपकी जो भी वहाँ पे हॉल था ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब इन्होंने बोला, सबकी सहमति से इनको एक लीडर बना दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, परमानेंट, सॉरी टेम्पररी, प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ये याद रखना पड़ेगा नाम। ओके, 11 दिसंबर। अब आते हैं 11 दिसंबर पे, पहले हम याद करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर पे, जो कि टेम्पररी ये बने थे। ओके, अब 11 दिसंबर पे आते हैं। अब 11 दिसंबर पे आ गया, हाँ, पहली एक और चीज़ याद रखना, 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग ऐड नहीं हुई है, मुस्लिम लीग यहाँ पे ऐड नहीं हुई है इस वाली मीटिंग में। वो पता नहीं रूठ गए थे, तो उन्होंने ऐड नहीं किया, मतलब हिस्सा ही नहीं लिया उन्होंने। अब आते हैं 11 दिसंबर पे। 11 दिसंबर में क्या हुआ था, 11 दिसंबर में दूसरी मीटिंग हुई थी। पहली दिसंबर में जो, मतलब 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी ना, वहाँ पे बहुत सारी बातें बोली गई थी सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। और अंग्रेजों ने बोला ठीक है हम ये बातें सुनेंगे, आप 11 दिसंबर को और मीटिंग करते हैं, ताकि बहुत सारी बातें और करनी है, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को फिर दूसरी मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, यहाँ पर सब लोग दिखाई दे रहे थे, ठीक है, और बुजुर्ग लोग भी थे। बुजुर्ग में क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्होंने बोला कि यार ऐसे तो ठीक नहीं लग रहा, हम एकजुट में चलते जा रहे हैं, सबको लेके चलना चाहिए। तो दूसरी मीटिंग में क्या हुआ था, दूसरी मीटिंग में सबको लेके आए थे ये लोग। दूसरी मीटिंग में मुस्लिम लीग भी आ चुकी थी। तो आपको ऐसे नहीं याद रखना, तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने 9 दिसंबर 1940 को नकार दिया इनको, क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर नहीं थी। याद आ रहा है कुछ, ऐसे कुछ लिंक करने की कोशिश किया करो। ओके, 9 दिसंबर 1944 में वहां पे मुस्लिम लीग नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने बोला अगली बार मुस्लिम लीग को लेके आना, तभी हम आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग इस मीटिंग में नहीं थी। 11 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग इस मीटिंग में थी। एक बार मैं आपको देख लूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं। हाँ, एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये आपको याद करना है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई है, उसमें प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का अब यहाँ पे मेन रोल है। पहली वाली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 में पहली जो मीटिंग हुई है, उसमें ओल्डेस्ट पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ओल्डेस्ट पर्सन का नाम क्या था, वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। अब मैं आपको बता दूं, 11 दिसंबर, अब बोल रहे थे भाई, उनकी भाई एज्ड पर्सन थे भाई, वो बोल रहे थे कि भाई मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, आप थोड़ा देख लीजिए, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है, तो आप थोड़ा और प्रेसिडेंट की तरफ नज़र डालिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी आप प्रेसिडेंट चुन सकते हो। तो क्या हुआ, उन लोगों ने डिसाइड किया भाई जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है अपना हाथ उठा दे,
ठीक है, अपना हाथ उठा दो, ऐसे 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 हाथ उठा दो, और जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है अपना हाथ उठा दो। तो पता है 3 लोगों ने वहाँ पे हाथ उठाया था, 3 लोग। कौन-कौन से हो जाएँगे? आपको नाम याद रखना है, 3 लोगों के। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो नाम वैसे ही आपको याद होगा, आपको पता है पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरे 2 नाम क्या हैं? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। आपको ये 2 नाम भी याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे? आपको बता दूँ, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद जी को वोट ज़्यादा मिल गए थे, तो वो दूसरी मीटिंग के परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है? 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट पर्सन थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बोले जा रहे थे, मतलब कुछ भी तो नहीं, बहुत सारे लोग ज़्यादातर आवाज़ में बोल रहे थे। इस वजह से एक बंदे को स्पेसिफिक एक बंदे का लीडरशिप वहाँ पे संभालनी पड़ी थी। वो किसने संभाली थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्यों नकार दिया? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग भी नहीं थी, इसलिए उनको वापस कर दिया गया। इसलिए 11 दिसंबर 1946 को बोला कि आप मुस्लिम लीग को साथ में लेके आइए। मुस्लिम लीग सब साथ में आई थी, तो आपको पता है वहाँ पर बोला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कि मैं थोड़ा तबीयत से थोड़ा-सा तकलीफ़ ले रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप कोई और प्रेसिडेंट चुन लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो दो उनमें से 3 नाम आते हैं। 3 नाम कौन-कौन से होते हैं? एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? एच.सी. मुखर्जी होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं? वी.टी. कृष्णमचारी। अब मैं आपको बता दूँ, इनको तो प्रेसिडेंट बना दिया गया था, क्योंकि भाई इनको वोट पड़े थे, और वोट जिसको ज़्यादा पड़ते हैं भाई वो प्रेसिडेंट तो ज़रूर बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया था। एंड देन उसके बाद इन दोनों को कुछ तो भाई देना चाहिए था। इन्होंने भी हाथ उठाया था, भाई थोड़ी तो कुछ तो दे दो यार। तो इनको कुछ देने के चक्कर में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो आपको ये याद करना है, 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 लोगों ने और हाथ उठाया, तो किस-किस के नाम? एक तो वी.टी. कृष्णमचारी, एक एच.सी. मुखर्जी, याद रखना है, ओके? आएँगे। थोड़ा-सा एक पेज पढ़ लें, फिर उसके बाद रिवीजन पे आई नो लोड हो रहा होगा, लोड हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, पानी पियो, वीडियो को पॉज़ करो, पानी पियो, देन उसके बाद वापस आओ। पूरा डिटेल में फिर से जाएँगे, फिर से बैक जाएँगे, डोंट वरी, आप ऐसा मत समझो सर थोड़ा आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर वापस जाएँगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वापस जाएँगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वापस जाएँगे। ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। पता है अपना मुद्दा ये नहीं है कि चैप्टर को कंप्लीट करो, अपना मुद्दा क्या है? अपने मुद्दे में क्या आता है? अपने मुद्दे में हम पूरा चैप्टर याद कैसे रख सकते हैं? याद कैसे कराया जाता है? अपना मुद्दा ये है, ओके? तो पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले बहुत आ जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें पूरा देखो ऐसे बोल देंगे, 1934 को एम.एन. रॉय ने आवाज़ उठाई थी, उसके 1 साल बाद आईएनसी कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी, फिर उसके 3 साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आवाज़ उठाई थी, 1939 में उनकी आवाज़ को नकार दिया गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड आ गया, उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आ गया, फिर उसके बाद महात्मा गांधी के पास स्टैफर्ड क्रिप्स पहुंचे थे कोई एक कुछ लेके, तो महात्मा गांधी जी ने डिमांड रख दी थी। महात्मा गांधी जी ने डिमांड कौन सी रख दी थी कि हम आपको बंदे देंगे, आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो। देन उसके बाद 1946 में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आतंक हो गए थे, तो वहाँ पे वो पहुँच गए थे माउंटबेटन के पास। उन्होंने 2 बंदे भेजे थे, 2 बंदे का नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर द ग्रेट और लॉरेंस बिश्नोई। उन दोनों को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसलिए मैं ये नाम बोल रहा हूँ, उनके नाम थोड़े अलग हैं, याद रखना। तो इन नाम से मिलते-जुलते नाम हैं, ओके? तो आपको मैं और बता दूँ, ऐसी चीज़ें बोलते रहेंगे। अब बताओ आपको याद रहेगा ऐसे? मैं एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस लिए? आपको याद करवाने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ आप भूल नहीं सकते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ओके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों? देखिए, यहाँ पे सेकंड मीटिंग के प्रेसिडेंट हो गए, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हो गए ये दोनों। देन उसके बाद 13 9 2 11 2 13 9 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग नहीं आई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी वाले। फिर उसके बाद 11 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग आ गई थी, वहाँ पे 3 लोगों ने हाथ उठाया था, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत खराब थी। याद करना है भाई, ऐसे ही याद होगा, मैं बार-बार याद कराता रहूँगा, डोंट वरी, आप वीडियो देख लीजिए, मैं आपको पूरा याद करा दूँगा। 13 दिसंबर 1940 में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बात आई थी पूरी ए टू ज़ेड। यहाँ पर क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? एडॉप्ट बाद में हुआ है। आपको क्वेश्चन 2 मिलेंगे, एडॉप्ट कब हुआ और इंट्रोड्यूस कब हुआ? आप यहाँ पे घबराएँगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे पेपर में, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ हुआ इसमें, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और यही यही बाद में क्या बन गया? क्या बन गया बताइए? कंटेंट ऑफ द बुक, एक तरीके से प्रिएम्बल।
ठीक है, यही बन गया था। तो आपको क्या बताना है, एक तरीके से कंटेंट ऑफ द बुक। जैसे कोई बुक पढ़ते हैं, मान के चलो हमने बुक पढ़ी राकेश यादव सर जी की। अब राकेश यादव सर जी की बुक पढ़ी है, वहाँ पे कंटेंट भी दे रखा होगा, पहले अर्थमेटिक दे रखी होगी, फिर उसके बाद एडवांस दे रखी होगी। अर्थमेटिक में परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद और सारे टॉपिक्स होंगे, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, मतलब ऐसे कंटेंट में दिखाई देगा। अब ऐसे ही नॉर्मल कंटेंट ऑफ द बुक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बोला गया था, तो वहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बट एडॉप्ट, एडॉप्ट कब हुआ बताइए, एडॉप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 1 साल लग गया था, देख रहे हो ना यहाँ पे। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिन थोड़े से कम थे, दिसंबर से जनवरी, यहाँ पे दिन कम थे, 1 साल वैसे बोल सकते हैं क्योंकि 40 से 47 हो रहे हैं। तो ठीक है, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था बताइए? डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलने वाले थे आप, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अगली मीटिंग हुई है, ठीक है, ये अगली मीटिंग हुई है, तब उसके बाद इनको फाइनली एक्सेप्ट किया गया। तो याद रखना, 9 दिसंबर मुस्लिम लीग नहीं आती, रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते हैं। 9 दिसंबर 1946 मुस्लिम लीग नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह कुछ बनाने की, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, डेट्स वाई वो नहीं आए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने बोला भाई एकता चाहिए हमें, और एकता के लिए क्या हुआ? मुस्लिम लीग को लेके आओ। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट पर्सन थे, उन्होंने बोला ठीक है भाई हम ले आएंगे। टेम्पररी प्रेसिडेंट वो थे, याद करना है, 11 तारीख को, 9 2 11, 9 2 11 पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, 9 2 11 हो लो, 9 2 11, 11 पे आएंगे तो 11 में क्या पता चलेगा? मुस्लिम लीग आ चुकी है, वहाँ पे सारे लोग एक हो चुके हैं, तो उनकी बात भी सुनी गई थी। बट बात किसके द्वारा सुनी गई थी? अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बात नहीं सुनी गई थी, क्योंकि अब प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला तबीयत खराब थी ना, 3 प्रेसिडेंट आए थे, याद करो, याद करो, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णचारी, याद आ रहे हैं? ये नाम याद आने चाहिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वोट ज्यादा मिले थे, तो प्रेसिडेंट बना गया था, फिर उसके बाद H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और B.T. कृष्णचारी को वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 13 दिसंबर 1940, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बट एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडॉप्ट पे आ जाओ, एडॉप्ट, फाइनली एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। जैसे मैंने कोई शीट दिखा दी, अब उस शीट को एक्सेप्टेंस किसने दी? उस डेट को भी याद रखना है, मैं शीट दिखाई, वो डेट भी याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस क्या किया? 13 दिसंबर 1946 में। उसके बाद 22 जनवरी 1947 में अगली मीटिंग हुई, फाइनली एक्सेप्टेड कर लिया गया, किसके द्वारा? हम सभी लोगों के द्वारा साइन करवा लिए गए, ठीक है भाई, हाँ, एकदम सही, एकदम सही, पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एकदम सही है। तो फाइनली एक्सेप्ट हो गया, किसमें? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं 22 जुलाई 1947, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो गया। अब आते हैं 22 जुलाई 1947, भाई बहुत काम हुआ है, देख रहे हो ना भाई, आजादी से कुछ दिन पहले है, कुछ दिन पहले ही है ना, 15 अगस्त 1947, और 22 जुलाई, जून जुलाई अगस्त, जुलाई के बाद ही तो अगस्त आता है। तो कुछ कितने, 22 और 10 कितने होते हैं? 9, एक तरीके से 9 और 11, 11 और 9, 20 दिन। 20 दिन में सब कुछ हुआ है। देखिए अब मैं आपको बता दूं 20 दिन में क्या क्या हुआ है। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, हमने ट्राई कलर उठाया, ये हमको आज़ादी नहीं दे रहे थे, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों की बंदिशें लगा रखी थी। हमने ट्राई कलर उठा लिया, और ट्राई कलर हमारा जो आज के नाम पे हमारा फ्लैग माना जाता है, जो कि ट्राई कलर में अपना फ्लैग, ठीक है, हम लोगों ने ट्राई कलर की इतनी पावर दिखाई, इतनी पावर दिखाई, हमको 20 दिन में आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई, ओके, 20 दिन में आज़ादी मिल गई। तो ट्राई कलर यहाँ पे झंडा हो जाएगा, और अडॉप्ट कब किया? डेट याद रखनी है आपको, डेट, डेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, 22 जुलाई 1947, ये वाली डेट याद रखनी। कोई नहीं, याद नहीं हो रही है? अरे टेंशन नको लेने का। सर 22 पिछली भी आई थी, 22 कुछ पिछला भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, 22 को हम बता देंगे, 22 को डेफिनेटली पूरा अच्छी तरीके से याद करा देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है? 22 जुलाई 1947, आपको क्या याद करना है? 22 जुलाई 1947, ट्राई कलर झंडा एडॉप्ट किया गया है, ओके, झंडे को एडॉप्ट किया गया है, फ्लैग। यहाँ पर झंडे को एडॉप्ट किया, हमको आज़ादी भी मिल गई, मतलब आज़ादी तो मिल गई, उसके बीच में भी कुछ चीज़ें हुई हैं ना, उनको बता दे रहा हूँ आपको। तो माउंट बेटन के पास पहुँचे, माउंट बेटन के पास पहुँचे, और वहाँ पर हमने बोला कि भाई अब हमको आज़ादी चाहिए, अब बहुत हो गया आपका शासन, अब हमको आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, माउंट बेटन ने चीज़ों को घुमाने की कोशिश करी थी, कि अगली डेट, अगली डेट, डेट कौन सी दे दूँ, कुछ तो दे देता हूँ, डेट आगे की दे दूँ ताकि ये लोग समझना में। बट हम तो अड़े हुए थे। अब हमने झंडा उठा लिया भाई, आज़ादी लेकर ही जाएंगे, और आज़ादी नहीं मिली ना, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, मैं आज़ादी लेकर ही जाऊंगा यहाँ से,
ठीक है? तो आज़ादी वहाँ से लेने की मतलब पूरा, पूरा फाइनली एक्सेप्टेड हो गया था और उन्होंने भी बोल दिया था ठीक है आज़ादी ले लो, बट कोई डेट तो स्पेसिफिक डिसाइड करो। उन्होंने आगे की डेट बढ़ा दी, पर उन्होंने बोला हमें करीबी डेट चाहिए, तो ठीक है। फिर जैसे तैसे मतलब बार्गेनिंग हुआ, ए टू जेड बार्गेनिंग होने के बाद 15 अगस्त को एक डेट को डिसाइड कर लिया गया। तो 15 अगस्त 1947 वहाँ पर आ जाते। बट इससे एक दिन पहले एक और चीज़ याद करनी है, ठीक है? आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आते हैं, वहाँ पर रोटी देते हैं। अगर बाई चांस एक रोटी बच जाती है और रिश्तेदार को भी भूख लग रही है, आपको भी भूख लग रही है, तो पहले आप रिश्तेदार को देते हो एक तरीके से, है ना? वैसे ही हमने क्या किया, हमने अपने जो पाकिस्तान, जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे पाकिस्तान को हमने क्या किया, ले भाई तू एक रोटी खा ले पहले, पहले तू खा ले आधी रोटी, उसके बाद हम खा लेंगे। तो 14 अगस्त 1947 को हमने क्या किया, हमने उसको आज़ादी दे दी। एक तरीके से उनको आज़ादी मिल गई। तो उनका स्थापना दिवस क्या होता है पाकिस्तान का, 14th ऑफ अगस्त 1947। ओके। और हमारा स्थापना मतलब एक तरीके से हमारा आज़ादी का जो दिवस होता है वो क्या होता है, 15th ऑफ अगस्त 1947, ये इंडिया का है। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं। अब भाई आज़ादी तो मिली, आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट आज़ादी मिलने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये आपको टाइम याद रखना है। ये टाइम लाइन ना यूपीएससी लेवल में बहुत आती है, बहुत आती है ये टाइम लाइन यूपीएससी लेवल में। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? ये क्या है, ये आज़ादी के बाद के दिन है। 15 अगस्त 1947 से 2 महीना मतलब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाओगे तो आपको मिलेगा 26 नवंबर 1949, ये डेट मिलेगी आपको। तो ठीक है, यहाँ पर 2 साल तक मीटिंग ही चलती रही, इतनी मीटिंग चली, इतनी मीटिंग चली भाई, सब कुछ डिटेल्ड में बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग तो याद नहीं रख सकते ना, बहुत सारी मीटिंग चली होगी, बट आपको ये याद रखना है 11 सेशंस हुए थे उस समय, 11 सेशंस हुए थे उस समय उन मीटिंग्स में। तो 11 सेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 11 सेशंस के बाद। और 11 सेशन कितने टाइम में हुए थे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको मिल जाएगा यहाँ से 15 अगस्त के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन डे, अपने अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है 26 नवंबर 1949। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, तो आपको बताओगे 26 नवंबर 1949, ठीक है? अब बार यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। अब अडॉप्ट और इनेक्ट में बहुत सारे फर्क होते हैं। अडॉप्ट एक किसी चीज़ को लेना, इनेक्ट मतलब किसी चीज़ को लागू कराना। तो यहाँ पे अडॉप्ट तो कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, बट अब इनेक्ट करने की भी डेट होगी। अब इनेक्ट करने की डेट ठीक है भाई 26 नवंबर है ना, थोड़ा सा आगे डेट आते हैं। आगे डेट क्या होती है, कुछ तो मिलती जुलती कोई डेट आ रही है, हाँ 26 जनवरी ले लेते हैं। और 26 जनवरी क्यों लिया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 नारा दिया गया था पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी स्पेशली क्यों लिया गया, मैं आपको बता दूं, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हो रहा था, कुछ लाहौर सेशन होता है, उसके 1 साल बाद, कुछ लोग बोलते हैं 1929 में ही आवाज़ उठ गई थी पूर्ण स्वराज की, पर नहीं, 1 साल बाद उसकी आवाज़ उठी थी पूर्ण स्वराज की। पहली बार वर्ड कब आया था, 1 साल बाद, 1930 में। तो इसीलिए यहाँ पे नारा गया था, पूर्ण स्वराज का नारा मिला था 29, यहाँ पे दिख रहा है ना, 1929 सेशन लाहौर सेशन हुआ था, के बाद उसकी आवाज़ उठी थी। सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने ये डेट ले ली, किससे ले ली, पूर्ण स्वराज। याद रखना है लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, 1929 में लाहौर सेशन हुआ है, उसमें एक एक साल बाद 1930 में पूर्ण स्वराज उसमें नाम लिया गया था। जब ये नारा लगा था पहली बार, तो उसी डेट को हमने स्पेसिफिक डेट माना गया था, एक तरीके से 26 जनवरी 1950। हमने क्या कर दिया, इनेक्ट कर दिया किसको, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। बट इनेक्ट हो गया, बीच में 2 महीने थे, ठीक है, 2 महीने थे, ये नवंबर देख रहे हो ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, बीच में 2 महीने थे। तो लोगों को शांत भी रखना था। अब लोगों को शांत रखने के लिए कुछ चीज़ें जुगाड़ करनी थी। तो हमने कहा ठीक है, कुछ आर्टिकल्स को ले लेते हैं, आर्टिकल के साथ साथ कुछ चीज़ें और ले लेंगे। तो बीच में क्या हुआ, बीच में कुछ आर्टिकल्स को लिया गया। अब वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, पहले ये देख लो, ठीक है? मेरे साथ बोलने का है आपको, मेरे साथ क्या बोलने का है, पहले तो आपको बता दूं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। तो 395 हुआ करते थे पहले, आज के दिन में कितने हैं, 470। ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके? बट यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स को कैसे लिया गया है, देखिए, बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है एक तरीके से। ये वाली बेसिक नॉलेज, ये वाली क्या है नॉलेज, ये पूरी बेसिक है, मैं आपको बता दूं कैसे। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, पहले प्रेम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ये वाला प्रेम्बल है अपने में। उसके बाद अपने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के बाद अपने शेड्यूल हैं, ठीक है? तो आपको क्या याद करना है, पहले प्रेम्बल है, फिर उसके बाद आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स अपने कितने हैं, 22 पार्ट्स में आर्टिकल हैं अपने। और आर्टिकल अपने 22 पार्ट्स में होने के साथ साथ शेड्यूल्स, शेड्यूल्स पहले तो 8 थे, बट आज के दिन में क्या है, शेड्यूल्स 12।
ये पहले के टाइम के शेड्यूल्स बता रहा हूँ मैं, तब इसलिए 8 लिखे मैंने, क्योंकि तब की बात थी ये, 19 क्या बोलते हैं, 1950 की बात थी। डेट्स वाई आई रोट 8 आर्टिकल्स, मतलब 8 शेड्यूल्स, डेट्स वाई। बट आज के दिन में क्या है, 12, यहाँ पे 12 शेड्यूल हैं, 12। ओके। देन उसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। ये वाला पार्ट 1 हो गया अपना एक तरीके से, प्रेमबल, ये पूरा बेसिक चीज़ होगी। देन उसके बाद पार्ट 2 पे क्या आते हैं, कुछ आर्टिकल्स अडेप्ट किए गए थे। अब कुछ आर्टिकल्स को लिया गया था, कुछ आर्टिकल्स कैसे लिए गए थे मैं आपको बता दूं। सिंपल सा आपको याद करना है, देखो मेरे साथ याद करना, 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 में क्या है, सिटीजनशिप। आर्टिकल्स 5 से 11 में क्या है, सिटीजनशिप। बट सिटीजनशिप आपको पूरा याद नहीं करने की जरूरत है। क्या पूरे आर्टिकल ले लिए गए थे? नहीं भाई, 5 से 9 को यूज किया गया था, 10 और 11 को छोड़ दिया गया था। तो कुछ आर्टिकल्स जो लिए गए थे वो कौन कौन से हैं, एक तो 5 से 9 हो गया, 60 हो गया, 324 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 300, मतलब 379, 380, फिर 388, 391, 92, 93, इनको लागू कर दिया। अब याद कैसे रहेंगे मैं आपको बता दूं, देखिए मैं मुंह इधर करके बोलता हूँ, ठीक है, आपको लगेगा कि भाई कैसे भी बोल रहा है, मतलब देख के बोल रहा है, आपको ऐसा लगेगा मेरे को कैसे याद होगा। देखिए मैं आपको रिवीजन करके बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे मैं रिवीजन करता था, जैसे सिटीजनशिप, 5 से 11 आर्टिकल है सिटीजनशिप के, हाँ, तो 2 आर्टिकल मुझे छोड़ने थे, तो 5 से 9 में याद कर लूंगा। 5 से 9 को मतलब अडॉप्ट कर लिया गया था एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनने वाला था ना, एक तरीके से कुछ आर्टिकल्स को लिया गया था उनके लिए। तो 5 से 9 हो गया। फिर उसके बाद एक आर्टिकल 60 भी था, 324 भी था, 366 भी था, 367 भी था। फिर उसके बाद मुझे याद आता है, ठीक है, 367, अब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 379 था, 380 था। फिर उसके बाद 8 और जोड़ दिया गया था, 388 था। फिर उसके बाद मुझे याद आ रहा है, 3 जोड़ा था, क्या था एक, हाँ 3 जोड़ा क्या था, 391, 392, 393। अब मुझे भी तो याद है, आप भी याद कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को याद कैसे रखा जाता है, रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स में और इंटेलिजेंट बच्चे में क्या फ़र्क होता है, इंटेलिजेंट बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है बट रिवीजन नहीं करता, किसके चक्कर में, होशियारगिरी के चक्कर में। तो आप ज़्यादा होशियारगिरी मत दिखाना भाई, रिवीजन करते रहना साथ के साथ। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे ना तो रिवीजन आपके पास पूरा हो जाएगा डेफिनेटली। तो पार्ट 2 में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या है, 5 से 11 आर्टिकल, फिर 11 के बाद क्या हो जाएगा, 11 में हम 2 आर्टिकल हमें छोड़ देने हैं, जो कि 10 और 11 हैं, 5 से 9 में याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद 60, 324, 366, 367, फिर उसके बाद 379, 80, 88, 91, 92, 93, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, ये लोड हो गया था मेरे से, ये भी लोड हो गया था और ये भी लोड हो गया था। बट कोई नहीं है, मैं रिवीजन जितना करता रहा मेरे को याद होता रहा। अब मैं आपको बता दूं, आज़ादी तो हमें एक तरीके से वहाँ पे मिल गई थी 15 अगस्त को, है ना। वहाँ पे एक दिन पहले हमने दे दी थी पाकिस्तान को, 14 अगस्त को। ये याद करना पड़ेगा आपको सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यार याद नहीं है तो मैं समरी अभी बताता जाऊँगा पूरा डिटेल में, आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, मैंने आपको बताया ना हर बार, आगे जाऊँगा पीछे जाऊँगा, आगे जाऊँगा पीछे आऊँगा। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950, यहाँ पर 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा जा रहा था, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक तरीके से चीज़ों को अडोप्ट कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को बना रहे थे। बट इन लोगों को तो आज़ादी मिली थी, अब इनको आज़ादी मिली है भाई, 2 दिन तक शांत रखना पड़ेगा। 2 दिन तक क्या हुआ था, अब 2 दिन तक शांत रखने के लिए क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। पहले आप पोस्ट जान लीजिए, फिर उसके बाद 2 दिन तक शांत कैसे रखे थे वो भी बता दूंगा आपको। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पोस्ट वहाँ पर उनको दे दिया गया था, यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट है ये। एक तो पार्ट हमारा ये हो गया सिंपल सा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो गया, आर्टिकल्स हो गए, उसके बाद शेड्यूल्स हो गए। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल्स लिए थे, कुछ आर्टिकल्स कौन कौन से थे, 5 से 9। फिर उसके बाद ये वाले 60 से लेके 393 ये आर्टिकल्स थे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को कुछ पोस्ट दी गई थी। प्रेसिडेंट कौन थे अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इलेक्शन हुए थे, 2 साल 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतने में इलेक्शन वगैरह हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार भी हुआ था। पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पर। होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट राधापल्ली कृष्ण, राधापल्ली, ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये हमारे क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। अब मैंने आपको बताया 24 जनवरी और 26 जनवरी, इन दोनों के बीच में डेट थी। मैंने आपको अभी बताया था ना, 24 जनवरी और 26 जनवरी, यहाँ पे शांति रखनी। अब इनको आज़ादी मिली है भाई, इनको शांति रखना पड़ेगा। अब इनको आज़ादी मिल गई भाई, ये तो नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे खेलेंगे भाई, सब करते हैं भाई आज़ादी में तो, आपको पता है। बट यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। अब उन्होंने बोला कि भाई कुछ है क्या, कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनसे इनको शांत रखा जा सके। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ओके, वैसे नहीं रखा गया था इन चीज़ों को, ऐसे ऐसे रियली में एब्जॉर्ब मत करना, ओके। तो वहाँ पर 2 चीज़ें निकल गई, हम पे एक सॉन्ग है, एक एक सॉन्ग है हम पे, जिससे हम इनको सुना सकते हैं और शांति भी रख सकते हैं। तो नेशनल सॉन्ग वहीं पे आता है हमारा, नेशनल सॉन्ग, ओके। तो वो किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने लिखा था, ओके। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये याद रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी, नेशनल सॉन्ग पूछ लेता है,
हु रोट नेशनल सॉन्ग? ओके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम किसने की थी बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर। ही वर्क्स फॉर गीतांजलि एंड देन फर्स्ट नोबल पुरस्कार भी इनको लिटरेचर में किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। 24 से 26 के बीच में 2 दिन शांत रखना। शांत कैसे रख सकते थे? गाना सुना करो। गाना क्या था? नेशनल एंथम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। और नेशनल सॉन्ग क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना है, ठीक है? ऑफिशियली सॉन्ग एडॉप्टेड। ओके। 24 जनवरी में दो चीज़ और हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है, 24 जनवरी को क्या हुआ था? हमारे उत्तर प्रदेश की नाम रखा गया था। स्थापना दिवस याद है ना उत्तर प्रदेश का? और पहला सीएम कौन थे हमारे यूपी के? कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये हमारे क्या थे? पहले सीएम थे। स्थापना दिवस मनाया जाता 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का। पहला गवर्नर कौन था? फिरोज शाह मोदी। ये आज़ादी के बाद का है। फिरोज शाह मोदी क्या है? आज़ादी के बाद के गवर्नर है, बट आज़ादी से पहले भी कोई रहे होंगे, तो उनका नाम क्या था? सर हेरी ग्राम हैग। हेरी ग्राहम हैग। ओके, ये आज़ादी से पहले के गवर्नर हैं। 1950 में वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, 2 साल लगे उनके। 1950 में रिजल्ट आया। तो पहला इलेक्शन कब खत्म हुआ आपको पता चल जाएगी, 2 साल में। 1950 से लेकर 1952 में हमारे इलेक्शन हो गए थे। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बिल्कुल जरा सा पीछे जाते हैं। मैंने ये पूरा एक डिटेल में बता दिया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ चलते हैं। जब ये बनना हो तो बनना जब स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। प्रोविंशियल सीट थी, प्रिंसिपल सीट थी, क्योंकि राजा महाराजा भी थे, उनकी भी सीट्स हुआ करती थी। तो डेट्स पाए यहाँ पर थोड़ा सा आप पीछे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपको मैं बता दूं, 299 सीट, ठीक है? सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलाई 299 सीट से। अब पूरी कितनी थी? 389 थी। उसमें से 90 सीट किसको दे दी? यहाँ पे मुस्लिम लीग को दी थी। मुस्लिम लीग ने पूछा भाई हमें कुछ तो दे दो भाई, तब हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग नहीं सुनी थी। अब आप नहीं सुन रहे हो भाई, कुछ तो दे दो हमें, तो इनको क्या दे दिया? 90 सीट्स इनको दे दी। अब वो 90 सीट्स कहाँ से मिली? तो 90 सीट्स रजवाड़ों की सीट हुआ करती थी। अब रजवाड़े गुस्से हो गए। भाई एक बात बताओ, जब कोई सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाते समय रजवाड़े अपने राजा महाराजा एक नॉर्मल एक सीट पे बैठ जाएंगे, तो उनके राजा महाराजाओं की गद्दी की क्या मतलब, उनकी शान क्या रह जाएगी बताइए? एक तरीके से राजा महाराजा भाई घमंड में थे एक तरीके से। अब उनसे क्या बोलते हैं कि आप आइए हमारी मीटिंग में, हम आपको सीट्स वगैरह दे देंगे। उनको बुला रहे हैं राजा महाराजा भाई, बड़े लोग भाई। अब वो कहेंगे हमको सीट पे बिठा लोगे आप, हम आएंगे नहीं, अब हम पूरी कमेटी बना देंगे और हम आएंगे ही नहीं। तो क्या हुआ था यहाँ पर? रजवाड़े राजा महाराजा यहाँ पे नहीं आए थे। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब सीट्स डिसाइड की जा रही थी, तो वहां पर नहीं आए थे। तो क्या हुआ, इनकी सीट्स को उठाकर क्या दे दिया? मुस्लिम लीग को इनकी सीट दे दी गई थी। 93 इनकी सीट थी, बट यहाँ पर 90 सीट्स क्या दे दी गई? मुस्लिम लीग को हमने यहाँ पर सीट दे दी। आपको ये याद रखना है। और 299 सीट्स बाकी की बची हुई, इससे हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली थी। ओके, 4 सीट इसमें हाई कमीशन सीट्स हैं, आपको बता दी होगी। यहाँ पे 4 प्रेसिडेंट ही हुआ करती थी। आपको पता नहीं है? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी, और चौथी हमारी प्रेसिडेंसी कौन थी? आगरा। ओके, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, ये याद होगा। प्रोविंशियल सीट्स राजा राजा रजवाड़े वगैरह आए नहीं थे। 93 सीट्स थी उनकी। 93 सीट्स में से 90 सीट्स मुस्लिम लीग को दे दी थी। ये याद करना पड़ेगा आपको, बार बार याद रखना। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ कमेटी। ओके, कुछ कमेटी बनाई गई थी, बट कमेटी आपको सारी याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं, मैं बोलूँगा बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं सारी कमेटी, बट पेपर की दृष्टि से देखा जाए, यूपीएससी के लेवल की दृष्टि से देखा जाए, तो भाई सारी याद करनी पड़ेंगी आपको। बट हम यूपीएससी लेवल का भी पढ़ नहीं रहे हैं। एक तरीके से मैंने बढ़ा दिया है। आप इसके बाद आप नॉर्मल नोट्स देखोगे ना, तो यूपीएससी लेवल का आपको लगेगा पूरा ए टू जेड। अब बात कर लेते हैं हम कमेटी के बारे में। कमेटी पूरा याद कर लेते हैं। अब पहली कमेटी किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी ले लेते हैं, जो कि मेन कमेटी। कमेटी तो बहुत सारी मिली थी इनको, बट मेन कमेटी क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मेन कमेटी कौन कौन सी ली थी? अब उनको पूरा ऐसे नहीं याद करेंगे, सिंपल सा एक शॉर्टकट से याद करेंगे। आप जवाहरलाल नेहरू सुने और कमेटी की कभी बात आए, तो आपको क्या करना है? यूपीएससी। सच्ची में मत कर लेना जाना, यूपीएससी नाम याद रखना है आपको। यूपीएससी, यूपी में अगर यूपी, अगर इसको यूपी को निकालेंगे तो आपको यूनियन पावर कमेटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूनियन पावर कमेटी क्या थी? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की थी यूनियन पावर कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी थी? ठीक है, एससी। यहाँ पे देख रहे हो ना, एससी स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी? एससी, एक तरीके से जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और एक और कौन थी? यू। यू यहाँ पे एक और अकल उठा दे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कमेटी। तो 3 कमेटी कौन-कौन सी थी? जवाहरलाल नेहरू जी पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंसी कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी थी और स्टेट कमेटी थी। ठीक है? ये कमेटी मिल गई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले, "भाई आपने तो ले ली, अब हमें भी कुछ दे दो।" तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अब इन्होंने बोतल में उतार दिया एक तरीके, मैं नॉर्मल वैसे नहीं बोल रहा, वैसे नहीं बोल रहा। आप प्लीज़ मेरी बातों को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कहीं से कनेक्ट मत करना, ओके? कोई मुद्दा मत उठाना कैसे भी। सिंपल सा मैं आपको याद कराने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ों को, आप बिल्कुल, बिल्कुल लिटरली मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को कहीं रिलेट मत करने लग जाना, ओके? प्लीज़, प्लीज़। ये नॉन फ़िक्शनल चीज़ें हैं भाई, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ याद कराने के लिए ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ। ये मेरा कोई शौक नहीं है, मैं आपको बाकी टीचरों की तरफ ठीक है, इनको कमेटी मिली थी, इनकी यूनियन कमेटी थी, इनकी यूनियन पावर कमेटी थी, स्टेट कमेटी थी, याद कर लेना। ऐसे बोलूँ, आपको याद रहेगा ऐसे? नहीं रहेगा ना भाई, दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई मिसयूज़ मत करना ऐसी चीज़ों का, ओके? मैं कुछ बोल रहा हूँ तो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर कमेटी दी गई थी। अब आप इनको बोतल में उतार लिया इनने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने बोतल में कैसे उतारा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो प्रोविंशियल एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी। अरे यार मेरी आवाज़ खराब होगी, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ना। तो पहली कमेटी क्या थी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी। माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए ये भी कमेटी इनको दी गई थी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी दी गई थी, है ना? ये 3 कमेटी आपको याद रखनी है। माइनॉरिटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट। अपनी यहाँ पे यूनियन ले ली और इनको बोल दिया कि प्रोविंशियल, एक नीचे स्तर की कमेटी होती है यूनियन से, ओके? तो डेट्स वाई इनको बोल दिया गया, बट इनको एक अच्छी कमेटी मिल गई थी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 3 कमेटी इनकी मेन मेन कौन सी हैं? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी और माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया कमेटी। ये आपको याद रखना है किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब फिर से रिवीजन करते हैं कमेटी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3-4 कमेटी मिली थी, कौन सी मिली थी? यूपीएससी। एससी से हमको स्टेट कमीशन याद हो जाएगा, कमेटी, स्टेट कमेटी याद हो जाएगा। यूपी, यूपी में यू हटा देंगे तो यूनियन कमेटी आ जाएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। और यूपी पूरा जोड़ देंगे तो यूनियन पावर कमेटी आ जाएगा। ये याद करने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोतल में उतार दिया गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी से छोटी सी कमेटी क्या होती है? प्रोविंशियल कमेटी। तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी गई थी। प्रोविंशियल कमेटी हो गई तो फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए गए थे भाई। उन्होंने बोला कि भाई आप तो मेरे को छोटी कमेटी दे रहे हो, मैं समझदार हूँ भाई, ये कमेटी मैं नहीं लूंगा, एक तरीके से मैं इसके साथ साथ कुछ और भी लूंगा। तो उनको बोला ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स रख लो। तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की होगी। अब एक और कमेटी क्या थी, वो तो आपको नॉर्मल याद रखने पड़ेगा, माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया कमेटी। ये आपको किसने दी? फंडामेंटल राइट्स। एक तरीके से पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये आप रख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3 कमेटी आपको याद होनी चाहिए। 2 कमेटी बताइए, मतलब 2 लोगों के नाम बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3-3 कमेटी मैंने तीनों की बता दी, मतलब दोनों की बता दी, आपको ये याद रहना चाहिए। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे। हवाई जहाज देखा है? हवाई जहाज नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखा देता हूँ। एरोनॉटिक्स, आईआईटी वाले एरोनॉटिक्स करते हैं तो प्लेसमेंट वगैरह थोड़े कम होते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एरोप्लेन, एरोप्लेन की कमेटी में कैसे आते हैं? मैं एरोप्लेन कमेटी दी थी क्या सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको याद करवा रहा हूँ। एरोप्लेन में क्या होती है? स्टेयरिंग होती है, ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा सा आगे जाते हैं, ऐसे 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 चलाते हैं उसको, उसको एरोप्लेन को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी किस में उतार लिया? बोतल में उतार लिया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कमेटी दी गई? स्टेयरिंग कमेटी। स्टेयरिंग कमेटी, एरोप्लेन की स्टेयरिंग, स्टेयरिंग कमेटी। ठीक है, अब बोले भाई आप मेरे को स्टेयरिंग कमेटी दे रहे हो, ऐसे तो नहीं अच्छा लग रहा। आप खुद लेके बैठे हो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, यूनियन पब्लिक कमेटी और स्टेट कमेटी। आप ये सारी चीज़ें आप खुद लेके बैठे हो और मेरे को कौन सी दे दी है? स्टेयरिंग कमेटी। ऐसे थोड़े ना होता यार, है ना? तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है, आप ऐसा करो, एक बढ़िया कमेटी रख लो, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब आपके रूल्स वगैरह जो भी होंगे ना वो सब आप पास करेंगे। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी किन पे? किस पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे। तो एक तो स्टेयरिंग कमेटी हो गई, है ना? और स्टेयरिंग कैसे होगी? रूल्स के साथ चली होगी, सामने रूल्स लिख रहे होंगे स्टेयरिंग चलने के लिए, आप आगे करिए, ऐसे रूल्स लिख रहे होंगे। तो रूल्स प्रोसीजर कमेटी किसकी होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी। अब मेन कमेटी आती है भाई, मेन कमेटी, बहुत ज़्यादा मेन, पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मेन कमेटी है। कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत मेन कमेटी है भाई, बहुत ज़्यादा मेन कमेटी है। तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पे क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे? इसके चेयरमैन थे इस वाली कमेटी के। अब यहाँ पे इनको बोला
इन्होंने बोला उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप हमें एक ही कमेटी दे रहे हो, ऐसे थोड़ी है, चला आप तीन तीन लेके बैठे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तीन दी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दो दी थी, आप खुद तीन लेके बैठे हो, पता नहीं कितनी कमेटी लेके बैठे हो, ऐसे थोड़ा ना तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये कमेटी एक है ना, बहुत बहुत मेन कमेटी, आप इसको रख लीजिए। तो बी आर अम्बेडकर जी मान गए। उन्होंने बोला ठीक है, पर अब मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन मैं बनाऊंगा उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग चाहिए होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बनाऊंगा तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, लोगों के नाम बताइए। तो पहले तो इन्होंने तीन नाम लिए, किसके? केरला साइड के बहुत अमीर लोग थे। एक तो हमारे गोपाल स्वामी हो जाएंगे, कृष्ण स्वामी, और एक हमारे मुंशी जी। तो आपको ये याद रखना है, केरला साइड के तीन लोग थे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। तो कौन कौन थे? गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी और मुंशी जी। अब यहाँ पे एक मुस्लिम वो बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला आप सारे होशियार होशियार ले लो, केरला के साइड के हिंदू हिंदू ले लो, कुछ मुस्लिम भी ले लो भाई। तो इन्होंने बोला ठीक है, मुस्लिम भी ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे क्या लिया? सैयद महमूद शादुल्ला। आपको सैयद महमूद पूरा याद नहीं करने का, मतलब ये चीज़ें आपको याद नहीं करने की, आप सीधा सीधा शादुल्ला याद कर लो, शादुल्ला, शादुल्ला याद कर लो। अब यहाँ पे दो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा वैसी हो गई थी कमेटी में, जैसे कि मित्र। यहाँ पे इनकी तबीयत खराब हो गई थी। मित्र इनका नाम नहीं है, मित्र इनके नाम के बीच में मित्र आता है, इनका नाम तो पूरा कुछ और होगा। मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बात मैं आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, और पूरा इसमें चैप्टर कवर करवा दूंगा। आपको जो भी नाम मालूम होगा, बीसी मित्र है वैसे तो इनका नाम, बीसी मित्र। तो मित्र की मदद माधव करने आया, ठीक है। मित्र को जब तकलीफ हुई तो माधव आया मदद करने। तो मित्र क्या थे? पहले इनमें ऐड थे, 6 नाम में मित्र था नाम, और 6 नाम में खेतन भी था नाम। बट ये दोनों माधव और टीटी कृष्णमचारी, एक आया था वीटी कृष्णमचारी, वो किस लिए था? वाइस प्रेसिडेंट। याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है? 3 प्रेसिडेंट हुए थे। 11 जनवरी 1940 को मीटिंग हुई थी, 9 तो 11, 11 तो 13, 11 तारीख को कुछ मीटिंग हुई थी, याद आ रहा है? सारा भूल गए? भूल गए? अरे भाई याद करो, ऐसे थोड़े ना होता यार। 11 जनवरी को मीटिंग हुई थी, मुस्लिम लीग आ गई थी वहाँ पे। मुस्लिम लीग आने के साथ साथ क्या हुआ था, 3 प्रेसिडेंट बनाए गए थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, प्रेसिडेंट थे वीटी कृष्णचारी, और एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। भाई याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। ओके। ओह। तो क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको बना दिया गया? यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनके 6 लोग और काम करने वाले थे, बट 6 लोग के साथ साथ 8 लोग हुए थे वो, क्योंकि 2 लोग यहाँ पे चले गए थे वापस, एक खत्म हो गए थे, और एक वापस तबीयत खराब हो गई थी उनकी, तो वो चले गए थे। उनकी जगह कौन कौन आए थे? तो मित्र की जगह वादव आया, और खेतन में टीटी गया। खेतन में कौन जाएगा? टीटी जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है खेतन जी जो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णचारी। तो आपको सिंपल सा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, और 6 नाम कैसे याद रखने की जरूरत है मैं आपको बता दूं। गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, मुंशी जी, उसके बाद शादुल्ला, उसके बाद मित्र ने माधव को बुलाया, फिर उसके बाद खेतन में टीटी गया। हो गया ना, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, फिर उसके बाद मुंशी जी, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, शादुल्ला, और फिर उसके बाद क्या होता है, मित्र ने माधव को बुलाया, फिर उसके बाद खेतन में टीटी गया। हो गए 6 नाम याद। ऐसे ही याद करने पड़ते हैं भाई, ऐसे ही पेपर को पूरा A to Z हैंडल किया जाता है, अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके पहुंचे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बोले कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, क्या हिंदी और इंग्लिश में लाओ, क्योंकि कुछ बंदे हिंदी पढ़ते होंगे, कुछ बंदे इंग्लिश पढ़ते होंगे, तो दोनों में लाओ, हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी के लिए क्या हो जाएंगे? हिंदी के लिए वैद्य जी हो जाएंगे। पूरा नाम इनका कुछ और है, वी के वैद्य जैसे, बट आपको वैद्य याद करने की ज़रूरत है। ठीक है। हिंदी की दवा कौन देता है एक तरीके से? पूजा मतलब क्या बोलते हैं, गाँव में जाऊंगे तो हिंदी विंदी की दवा वैद्य जी देते हैं ना एक तरीके से पूरा हिंदी में। और इंग्लिश में कौन दो? इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। और हिंदी में क्या था? वैद्य जी ने। और यहाँ पे सजाने के लिए अब ये लोग पहुंचे, पूरा A to Z ये लोग, बहुत ज़्यादा लोग पहुंचे, और इन लोगों ने बोला कि भाई अब दिखा देते हैं और अप्रूव करवा देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला कि यार अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अब ये लोग बोले भाई अब क्या गड़बड़ है? तो इन्होंने बोला कि यार, यार समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे ऐसा करो, इसे सजा दो, जैसे हम पेपर में सजा देते हैं ना, जैसे 12th के पेपर हुए थे, मैं तो भाई पूरी पूरी A to Z कॉपी सजा के आता था, लाइन करता था बड़े कोरे कोरे अक्षरों से, एकदम सजा के आता था, फूल पत्ती पूरा वगैरह। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को सजाने के लिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने के लिए किस नाम की ज़रूरत है? तो नंदलाल घोष, नंदलाल बोस, यहाँ पे ये नाम है नंदलाल बोस। तो पूरा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किसने सजाया था? नंदलाल बोस जी ने सजाया था।
आपको 12-15 कमेटी याद करने की ज़रूरत नहीं, 4 कमेटी याद करने की ज़रूरत थी। कौन-कौन सी? जवाहरलाल नेहरू की कमेटी होगी, राजेंद्र प्रसाद की होगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की होगी और भीमराव अम्बेडकर जी की होगी। ये चारों कमेटी आई होप उम्मीद करता हूँ याद हो चुकी होंगी। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट उसमें, चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में। तो आपको क्या याद रखना है, कोई भी चीज़ की अगर कोई भी मतलब कोई भी जानकारी या फिर सलाहकार, एक तरीके से एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक याद रखना है वी एन राव। हमारा पहले क्या था? एम एन राव। एम एन राव ने क्या किया था? पहली आवाज़ उठाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। बी एन राव क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये हमारे कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है कोई भी बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एडवाइज़र थे, ये किसी को भी सलाह दे सकते थे। ओके, ये याद करने की ज़रूरत है। ओके, फिर कोई भी चीज़ पास होने के लिए एक मोहर भी लगती थी तब। मोहर कौन सी थी? हाथी चिन्ह। अब शेर का चिन्ह है। फिलहाल तो अभी शेर का चिन्ह है मोहर में, बट पहले क्या था? हाथी का चिन्ह था। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवर। हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब इसी चीज को पूरा पढ़ने के लिए आप कहाँ जाते? आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पूरा पढ़ रहे होते हैं ना। ये ये देखिए, 1934 में एम एन रॉय ने आवाज़ उठाई थी, 1935 में आईएनसी ऑफिशियल डिमांड, 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 1940 में अगस्त ऑफर, 1942 में क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ये आ रहा है पूरा ए टू जेड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या बताई? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बनाने के लिए तैयार हो गई थी। 2 लोग आए थे वहाँ पे ब्रिटेन से, लॉरेंस बिश्नोई और स्टैफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। ये देख रहे हो ना भाई? ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आप पूरा यहाँ से ऐसे पढ़ाते जाता तो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये देखो, ये खत्म भी हो गया, ये देखो पूरा खत्म। बट चीज़ें याद रहती हैं ऐसे? नहीं रहती ना भाई। तो डेट्स वाई मैंने क्या किया, अपने खुद के नोट से पढ़ाया आपको। अब उम्मीद करता हूँ पूरा याद हो गया होगा, है ना? पूरा याद हुआ कि नहीं? रिवीजन करवा दें क्या? करवा दें? अरे बहुत रिवीजन करवा दिया मैंने। अब मेरा भी बोलना थोड़ा मेरे गला बैठ गया यार। अब गले के लिए मुझे पानी पीना पड़ेगा और आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए? आपके लिए कर रहा हूँ। ये पूरा यूपीएससी लेवल का हो गया एक तरीके से। आपको यूपीएससी में भी कोई दिक्कत नहीं देगा अगर आप इसको पढ़ के चले गए तो। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, आपको क्या करना है भाई? मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आई नीड योर हेल्प। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो भी बंदा थोड़ा बहुत पढ़ता हो पॉलिटी के बारे में, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ 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 इस वीडियो को भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।